वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज अपन ले रहे हैं चैप्टर 6 विद्युत परिपथ। इससे पहले अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा, तो आज अपन ले रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 अपन ने हो चुका था। चैप्टर 6 की बात हो रही है अपने विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लास 6, 7, 8 में ही अपन इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत छोटा रूप पढ़ के आते हैं, जहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि भी विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ में अपन कहते हैं, जाहिर सी बात है, एक आपने जैसे मान लो सिंपल एक विद्युत परिपथ की बात करी तो एक आपने बल्ब ले लिया, एक आपने कुंजी ले ली, छोटी क्लासों में अपन ऐसा पढ़ा हुआ है, और एक आपने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी। मिनिमम इतने कंपोनेंट जैसे आपने एक सिंपल से सर्किट में बता दिए। तो ये तो हो गई आपके बैटरी, यानी ईएमएफ सोर्स कह सकते हैं इसको अपन, यानी क्या कहते हैं इसको, विद्युत वाहक बल का स्रोत, पावर सोर्स हो गया। एक अपने स्विच हो जाता है, स्विच को हिंदी में क्या कहेंगे, कुंजी। हाँ, ये हो गया लोड, लोड यानी बल्ब जो पावर का क्या करता है, यूज़ करता है या कंज्यूम करेगा। तो ये एक मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, सिंबल वाइज बनाते हैं। जैसे ये बैटरी का सिंबल हो गया, ये कुंजी का सिंबल हो गया, ये अपने बल्ब डिनोट कर दिया, और ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ये है कनेक्टिंग वायर, यानी संयोजक तार। ठीक है भाई। तो एक तरीके से अपने पास में एक इलेक्ट्रिक सोर्स हो, एक बल्ब हो और कनेक्टिंग वायर्स हो, ऐसे परिपथ को बोलते हैं सक्रिय परिपथ, एक्टिव सर्किट। लेकिन अगर सक्रिय की जगह हम कहें अक्रिय परिपथ, तो उसमें अपन कहते हैं बैटरी या पावर सोर्स नहीं होता है। ठीक है ना, बैटरी नहीं हो, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस वगैरह लगाओ, तो ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं, अक्रिय, यानी जो अपन कहते हैं एक तरीके से अक्रिय है, उसमें किसी तरह की कोई धारा प्रवाहित फिलहाल इस सर्किट के माध्यम में नहीं होनी। अगर आप इसके अदर में कोई दूसरा सर्किट इससे और कनेक्ट करे हो तो वो एक अलग बात है, बाकी इस सर्किट में पर्टिकुलरली कोई पावर का सोर्स नहीं है। अब एक और बात अपन यहाँ पे कहते हैं लूप या पाश। ये वर्ड अपने कई बार यूज़ आएगा यहाँ पे, लूप या पाश। जब भी अपन कहते हैं सर्किट बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है ना, क्लोज यानी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस सर्किट से होते हैं वहीं पे आप पहुंच जाते हो, तो उसको बोलते हैं लूप या पाश। ये लूप वर्ड वैसे इंग्लिश का है, हिंदी में अपन क्या बोल रहे हैं, पाश बोल रहे हैं। तो जैसे मान लो एक मैंने सर्किट बता दिया आपको, तो अब अगर अपन इसमें देखें तो आपको दो लूप नज़र आ रहे हैं। एक तो ये वाला लूप है, लूप फर्स्ट, और एक ये लूप सेकंड। देखो, एक ये लूप हो गया, एक ये लूप हो गया। और यहाँ पे अपन देखें तो ये वाला परिपथ कैसा है, ये वाला सक्रिय है और ये वाला सक्रिय नहीं है, अक्रिय समझ लो। तो एक तरीके से इसमें बैटरी है इसलिए सक्रिय लूप हो गया, और ये अक्रिय लूप हो गया। हालांकि ये सक्रिय अक्रिय वाला अपने कोई ज़्यादा यूज में नहीं आने वाली बात है, बट क्या है बता देते हैं कि अभी इस तरीके से भी परिपथ होते हैं कि परिपथ में अपन कहे जैसे बैटरी सोर्स हो, कोई ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट बिना बैटरी का भी हो सकता है। अब अपन इसमें बात करते हैं नॉर्मल सिंबल्स की। वैसे आप जनरली परिचित हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपन कहते हैं सबसे पहले बैटरी के लिए ये सिंबल यूज होता है और ये इसकी पोलरिटी हो जाती है। ऐसा आप एक बड़ी एक छोटी लाइन, इसको एक सेल बोलते हैं। अभी इसमें मैंने 3 सेल कनेक्ट कर दिए, तो इस तरीके से आप 3, 4, 5, 2 कैसा भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने बात करी धारा नियंत्रक या प्रतिरोध। ये है प्रतिरोध और ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी धारा नियंत्रक। अब इसमें सिंबल इसके साथ साथ ये भी यूज होता है। ये दोनों ही किसके सिंबल है, धारा नियंत्रक। ये हो गया आपके बैटरी का सिंबल, बैटरी या पावर सोर्स। ये हो गया प्रतिरोध का, और ये हो जाता है धारा नियंत्रक। एक इसमें भी अगर अपन पावर सप्लाई बात करें वेरिएबल की, तो ऐसे भी बनाया जाता है। ये अपन ने कह दिया परिवर्ती डीसी सप्लाई, यानी परिवर्ती धारा स्रोत, दिष्ट धारा स्रोत। ये भी काम में आता है अपने। इसके बाद मैं कह रहा हूँ जैसे कि संधारित्र, पीछे पढ़ा था अपन ने, संधारित्र कैपेसिटर, उसका ये सिंबल होगा। इसी तरीके से हमने ले लिया जैसे कोई प्रेरकत्व यानी कुंडली,
तांबे के तार की आपने कुंडली बना ली तो उसको बोलते हैं ये सिंबल वाइज। सोलेनॉइड वगैरह आपने पढ़ा होगा। सोलेनॉइड क्या होता है, कॉपर के वायर की एक कुंडली होती है जिसको हिंदी में परिनालिका भी कहते हैं। ये अपने सिंबल हो गए। कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर में भी वेरिएबल कैपेसिटर होता है, परिवर्ती धारिता का संधारित्र, ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता क्या की जा सके, वेरिएबल हो, मतलब परिवर्तित की जा सके, तो ऐसे बता देते हैं। तो ये क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर हो गया एक तरीके से। इसकी कैपेसिटेंस क्या की जा सकती है, वेरी किया जा सकती है, इसमें वेरिएशन लाया जा सकता है। और भी अपने सिंबल्स मिलेंगे, जनरली मैंने आपको बता दिए भाई इतने तो होते ही हैं। इनके अलावा जैसे बल्ब आप बना दो, बहुत सारे सिंबल है, वैसे आप परिचित भी होंगे। और कनेक्टिंग वायर्स के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं, एक सीधा तार बता दें। जैसे सीधा तार है, इसका मतलब ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है। अब इसमें भी मान लो वायर में इस तरीके से आ गया, ठीक है, मान लीजिए तार इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं जंक्शन। ये क्या है भाई, जंक्शन। ये जो बिंदु नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं जंक्शन, या आप क्या कहोगे हिंदी में संधि। संधि, ये क्या है, संधि है, ठीक है भाई। और ये इसकी ब्रांच हो गई, ब्रांच यानी शाखा, तो ये हो जाती है इसकी शाखाएं। इस तरीके से अपन यूज करते हैं। अब ये जंक्शन का मतलब हो गया, यहाँ पे बहुत सारे अपन कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ से इस तरीके से कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो अपन कहते हैं जंक्शन में कुछ विद्युत धाराएं उसकी ओर आ रही है और कुछ विद्युत धाराएं उससे बाहर की तरफ जा रही है, उससे पास आउट होके निकल रही है। इनको ब्रांच बोलते हैं, यानी शाखाएं। ये पहले एक शाखा थी, या ये समझ लो ये एक अपन कह रहे धारा है, और ये इसकी क्या है, शाखाएं हो गई ये सारी। तो इस तरीके से भी अपन सिंबल्स वगैरह डिनोट करते हैं, और मुझे नहीं लगता आपको इनमें किसी तरह की कोई दिक्कत आनी है। मैं यहाँ पे ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बेसिक सी चीज़ है जो लगभग हम सभी को आनी ही होती है। अब इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ KCL और KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम और वोल्टता संबंधी नियम। इनके अलावा भी बहुत सारे सिंबल है, मैं ये नहीं कहता कि इतने ही होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे। बहुत सारे कंपोनेंट्स के लिए अपन बाद में और भी बात कर लेंगे जैसे जैसे वो आते जाएंगे। अपन ले रहे हैं यहाँ पे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम है किरचॉफ का। एक तो है किरचॉफ का धारा नियम, ये फर्स्ट है, पहला नियम। इसको शॉर्टली अपन कहते हैं KCL। दूसरा है किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम जो है KVL, वो भी मैं अभी बात कर लूँगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, धारा नियम की। दूसरा कौन सा है, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी वोल्टता संबंधी नियम। वो किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ये परिपथ से रिलेटेड नियम है कि सर्किट से रिलेटेड अलग अलग तरह की समस्याओं को किस तरीके से हल किया जाता है, उनके लिए ये यूज़फुल है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ की, तो करंट लॉ क्या है, तो आप इसको एक डायग्राम से समझ सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको जंक्शन समझाया था, वही बता रहा हूँ मैं। ये संधि है और ये ब्रांच हो गई इसकी शाखाएं। तो एक मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है I, और इधर मैंने बात कर ली I1, I2 एंड I3, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये I तीन पार्ट में स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट समझ के हिंदी में कहते हैं विपाटित हुआ है, बंटा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है भाई। यही किरचॉफ का नियम है। अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा कि जंक्शन की ओर आने वाली और जंक्शन से जाने वाली, ठीक है, टुवार्ड्स द जंक्शन एंड फ्रॉम जंक्शन करंट्स जो अपन कह रहे हैं जितने भी हैं उनका आप समेशन कर लो, योग कर लो, वो बराबर होगा। तो किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है, करंट लॉ कहता है कि भाई संधि की ओर किसी परिपथ में, या सीधा ही कह दो विद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजीय योग, अलजेब्रिकल समेशन,
संधि से होकर जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के तुल्य ही होता है। अर्थात फॉर ए जंक्शन वी कैन से दैट आने वाली टुवर्ड्स द जंक्शन, फ्रॉम जंक्शन कह दो, टुवर्ड्स जंक्शन कह दो, की ओर आने वाली और उससे आने वाली, जाने वाली और जाने वाली, संधि से आने वाली और संधि से जाने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है भाई, संधि की ओर आने वाली और संधि से वापस जाने वाली धाराओं का बीजीय योग, ये आने वाली जाने वाली किसके लिए है? जंक्शन के लिए, किसी संधि के लिए। ये है, तो ये हुआ किरचॉफ का करंट लॉ। अब इसमें खास बातें क्या क्या हैं, नोटेबल फैक्ट्स क्या क्या हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो आपका लॉ है ये आवेश संरक्षण नियम के अनुरूप है। किसके? आवेश संरक्षण नियम के अनुरूप या उसकी पालना करता है। आवेश संरक्षण कैसे? देखो, धारा प्रवाहित होना मतलब आवेश प्रवाहित होना, और यहाँ जंक्शन की ओर जो धारा गई है, ठीक है, वही वापस क्या हुई है? अलग अलग पार्टीशंस में गई है। इसका मतलब जंक्शन न तो करंट स्टोर करता है, न ही कोई अपनी तरफ से क्रिएट करेगा, यानी अपनी तरफ से न कोई धारा का नुकसान करेगा न कोई फ़ायदा करेगा। नो बेनिफिट नो लॉस, जितना आया है उतना ही वापस जाएगा, यानी चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण। आवेश न उत्पन्न होगा न नष्ट होगा। उत्पन्न होगा तो ये पार्टीशन बढ़ जाएगा, नष्ट होगा तो ये पार्टीशन घट जाएगा, और दोनों ही नहीं होता है, बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है, लागू होता है। दूसरा, ये बंद या खुले परिपथ दोनों में ही लग सकता है। ठीक है भाई, ओपन सर्किट में भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक लूप या पाश की ही बात करें। लूप या पाश के बजाय अगर आप ओपन की भी बात करते हो सर्किट की, तो भी ये लग जाएगा नियम। जबकि केवीएल में ऐसा नहीं होगा। केवीएल में अपने को एक बंद लूप यानी लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक लूप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक केवीएल की बात नहीं की जा सकती। चलो, ये होता है अपने किरचॉफ का करंट लॉ। एक उदाहरण इसमें अपन और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल ऐसे बता दिया, ये मान लीजिए 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर। ठीक है भाई, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। अब ये आई है, तो बताओ आई कितना है? ऐसे मान लो मैं पूछ लेता हूँ, तो मैं कहूँगा भाई इधर का योग कर लो, संधि की ओर आने वाली का 3 और 2 5 एम्पियर, और इधर योग कर लो 2 और 1 3 प्लस आई। तो जाहिर सी बात है 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 होगा, तो आई बराबर कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। तो आई बराबर कितना भाई? 2 एम्पियर होना चाहिए, ताकि 2 2 4 1 5, इधर भी 3 और 2 5, यानी बैलेंस बराबर केसीएल के अनुसार। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल इसके लिए सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूँ किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम। ये है सेकंड लॉ, जिसमें अपन केसीएल नहीं कह के बोलेंगे केवीएल। शुरू करते हैं। वोल्टता नियम क्या है? देखो, केवीएल के लिए अपने को सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, आपको एक लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक लूप की यहाँ पे बात करूँगा और उसी में मुझे केवीएल की बात करनी है। केवीएल है क्या? तो वोल्टता नियम है। वोल्टता नियम क्या है पहले वो समझ लो। देखो, अपन ये कहते हैं किसी भी बंद परिपथ में ईएमएफ सोर्स यानी बैटरी वगैरह जो भी ईएमएफ के स्रोत हैं उनका समेशन, ईएमएफ्स का योग, परिपथ में पड़ने वाले जितने भी ईएमएफ सोर्स है उनके ईएमएफ का
बीजीय योग और परिपथ में जितने भी प्रतिरोधक हैं जिनके ऊपर कोई विभव पतन होना है, तो परिपथ में जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, विभव पतन है, उनका आप बीजीय योग कर लीजिए तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो वोल्टेज ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स, इनका सम्मेशन करेंगे तो दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, इक्वल इक्वल आएंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा ये। तो मैं वापस इसको लैंग्वेजिकली डिफाइन कर देता हूँ। किसी बंद, बंद का मतलब लूप, बंद परिपथ या लूप कह दो, पाश कह दो, में ईएमएफ स्रोतों के ईएमएफ का योग परिपथ में लोड कह दो या सीधा कह दो विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप्स परिपथ में विभव पतनों के बीजीय योग के तुल्य होगा। अब विभव पतन किस पे होगा, रेजिस्टेंस पे होगा या लोड पे होगा, तो जितने भी लोड है परिपथ में, जितने भी लोड है उन पर विभव पतनों के बीजीय योग के बराबर होगा। तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हो, परिपथ में लोड पर जो विभव पतन हो रहे हैं उनके बीजीय योग के तुल्य होगा। यानी अपने को वोल्टेज ड्रॉप से मतलब है, और वोल्टेज ड्रॉप आप ओम्स लॉ से जानते हो क्या होता है, V बराबर IR होता है। कि फ्लोविंग करंट कह दिया आपने I और रेजिस्टेंस कह दिया। अब इसको ऐसे भी आप कह सकते हो, ओम्स लॉ के हिसाब से, जैसे मैंने V को IR लिखा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि परिपथ में प्रवाहित धारा और प्रतिरोधकों के, संगत प्रतिरोधकों के गुणनफल के बीजीय योग के बराबर होगा। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों व उनसे प्रवाहित संगत करस्पॉन्डिंग धाराओं के गुणनफल के बीजीय योग के तुल्य होता है। ठीक है भाई, परिपथ में मौजूद प्रतिरोधों के प्रतिरोधों और उनसे प्रवाहित संगत धाराओं के गुणनफल के बीजीय योग के बराबर होता है। ये सेंटेंस इसका हो जाता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, जितने भी ईएमएफ सोर्स हैं जो क्या देंगे, वोल्टेज देंगे, वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेंगे, और वोल्टेज ड्रॉप जहाँ जहाँ हो रहा है वो आपस में क्या होना है, बराबर होना है। तो ये अपन एक तरीके से कहें तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना करता है। किसकी अनुपालना करेगा ये, ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। वो किसकी अनुपालना कर रहा था, आवेश संरक्षण की। केसीएल आवेश संरक्षण की अनुपालना करता है और केवीएल ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। यानी ईएमएफ सोर्स जितनी ऊर्जा देगा उतनी ही ऊर्जा उपभुक्त होने वाली है, खर्च होने वाली है। यहाँ पे अपन जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं उनके अगर अपन संगत धाराओं का बीजीय योग, गुणनफल का बीजीय योग जो अपन कर रहे हैं, ये समेशन कर रहे हैं, उसके अलावा जो संयोजक तार का प्रतिरोध है उनसे जो धारा प्रवाहित हो रही है उनको फिलहाल अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं। यानी अपन संयोजक तार का प्रतिरोध 0 मान के ये बात कह रहे हैं। तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना कर रहा है और ये ओम के नियम के अनुरूप है। ओम के नियम के अनुरूप है। कैसे भाई, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, वोल्टेज ड्रॉप इजिकल्स करंट इनटू रेजिस्टेंस, उसके अनुरूप है ये। दूसरा मैंने कहा ये बंद परिपथ में लगेगा, केवल क्लोज्ड सर्किट में लगेगा, खुले परिपथ में काम नहीं करेगा। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक सर्किट बनाया,
ये मैंने एक परिपथ बना लिया, शायद थोड़ा छोटा है, नज़र नहीं आएगा, बड़ा बना देता हूँ। यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, अर्थात सिग्मा ऑफ EMF इजकल सिग्मा ऑफ IR। इधर देखो थोड़ा बड़ा परिपथ बना देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। सफिशिएंट है, बड़ा है अब तो। आप और भी ले सकते हो इसमें, सेल परिपथ और कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया जा सकता है। ये I1 I2 मिलके I हो जाएगा, ये लोड रेजिस्टेंस हो जाता है, ये वापस I, ये इधर ब्रांच होके I1 वापस ब्रांच होके वापस I2। ये अपने वो KCL लगने जैसी बात हो जाती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसमें अपन KCL से कह सकते हैं, परिपथ में KCL से क्या कहोगे कि I बराबर I1 प्लस I2 या I1 प्लस I2 बराबर I इजिकल्स I1 प्लस I2। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं इसमें लूप सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मान लो ये है लूप 1 और ये लूप 2। वैसे इसमें एक पूरा लूप भी बन रहा है, ये लूप 3 कंप्लीट, ये वाला ये भी लिया जा सकता है, ठीक है भाई, पूरा कंप्लीट लूप 3। इसको मैं थोड़ा क्रॉस करके लिख देता हूँ लूप 3। ये पूरा जो है वो लूप 3 हो गया। तो जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ लूप फर्स्ट के लिए KVL से, KVL से पहले किस में, लूप फर्स्ट में। तो लूप फर्स्ट में देखो आप क्या कहोगे, EMF एक ही है, ये वाला E1, और कोई है ही नहीं, तो सिग्मा ऑफ EMF इजिकल्स E1 इक्वल टू, एक इसमें आप ध्यान करना, आपको एक साइक्लिक फॉर्म में यानी चक्रीय प्रक्रम में एक दिशा तय करनी पड़ेगी कि क्लॉकवाइज लोगे या एंटी क्लॉकवाइज लोगे। जैसे मैंने इसमें डायरेक्शन ये ले लिया कि भाई इस डायरेक्शन में मैं चलूँगा, इसके अगेंस्ट चलेंगे तो माइनस का यूज कर लूँगा। तो देखो E1 ये ले लिया। इसके बाद अब देखो रेजिस्टेंस 2 पड़ रहे हैं, इससे करंट फ्लो रहा है I, तो IR, ठीक है भाई। फिर डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही चल रही है, अपने जो डायरेक्शन ली थी उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो I1 R1। अब सपोज दैट मान लो इसकी करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है तो मैं माइनस ले लेता, क्योंकि अपनी डायरेक्शन ये चल रही है, ये ऐसे चल रहा है, बस वो वाली बात हो गई। तो ये समीकरण आ जाता है 2। अब मैं बात कर रहा हूँ लूप सेकंड में। तो लूप सेकंड में देखो 2 बैटरी पड़ रही है, ठीक है भाई, E1 और E2। तो मैं डायरेक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि कोई, चलो ये ऊपर वाली ले लेता हूँ, ये वाली, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग E2 तो पड़ रहा है प्लस में, लेकिन E1 पड़ रहा है माइनस में, तो मैं कहूँगा E2 माइनस E1। समझ में आ गया होगा। देखो हमने डायरेक्शन लिए, ये देखो ये डायरेक्शन है ऐसे, तो ऐसे है तो ये बैटरी क्या पड़ रही है, उल्टी पड़ रही है, तो ये माइनस में आ गई। E2 ये बिल्कुल डायरेक्शन में पड़ रहा है, इसलिए प्लस में आ गया, बराबर। अब 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग R2 में I2 पॉजिटिव पड़ रहा है, I2 R2 ये प्लस में पड़ रहा है। लेकिन इधर देखें तो I1 के हम कैसे चल रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं। I1 इधर है, हमारी डायरेक्शन क्या मानी हुई है, ये वाली मानी हुई है, तो अगेंस्ट है तो माइनस यूज कर लेंगे, तो माइनस I1 R1। तो ये हुआ लूप सेकंड में KVL। ऐसे ही लूप थर्ड में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात कर लेते हैं लूप थर्ड की भी। फॉर लूप थर्ड इस फ्रॉम KVL। थर्ड में देखो, अब इसको मैं भूल जाता हूँ, केवल इसकी बात करता हूँ। तो देखो ये वाली जैसे मानो डायरेक्शन मैंने ले ली, कौन सी, ये लूप थर्ड के लिए, तो E2 प्लस में ही पड़ रहा है, देन E2 इज इक्वल्स, बस सब प्लस में ही है, कोई माइनस में नहीं है। तो E2 इक्वल्स, I2 प्लस में चल रहा है, I2 R2 प्लस IR, ये समीकरण बन जाती है 4। अब देखो 1 2 3 4 अपने पास समीकरण है, तो इस समीकरण से अपन कोई भी अज्ञात राशि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई अज्ञात I1 है, I2 है, वो ज्ञात की जा सकती है, पर हिसाब ये रहेगा कि जितने अज्ञात हों उतनी ही हमारे पास समीकरण हो, तब भी ज्ञात होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमें 2 चीज़ ज्ञात करनी है और हमारे पास समीकरण 3 है,
ये होना चाहिए। ठीक है भाई, ये नहीं कि 3 चीज़ें अज्ञात है, समीकरण 2 ही बन पा रही है तो ज्ञात नहीं होगा। तो ये केवीएल यूज करने का एक तरीका हो गया, सबके समझ में आ गया होगा आई थिंक। किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम के अपन इसमें किस तरीके से काम लेते हैं किसी बंद परिपथ में। नियम है सिग्मा ऑफ ऑल ईएमएफ्स समेशन, सिग्मा का मतलब समेशन ही हुआ, तो सर्किट में जितने भी ईएमएफ्स पड़ रहे हैं उनका आप समेशन कर दो, सिग्मा कर दो, और इधर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला विभव पतन या संगत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, उनका बीजीय योग यदि आप करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या पढ़ेंगे, बराबर पढ़ने वाले हैं। तो ये अपने होता है किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम। सर्किट देख लिया आपने, सेंटेंस देख लिया, नियम देख लिया, और किस तरीके से एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है वो भी आप समझ पाए होंगे। तो ये होता है अपने किरचॉफ का वोल्टता संबंधी नियम। तो अपन देखो अभी अपन ने केसीएल केवीएल पढ़ लिया। इसके स्वरूप में आपको एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था, इस तरीके से मैंने क्यूब लिया था, इसको अपन केसीएल या केवीएल यूज करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं चित्र को। पीछे अपन ने ऐसी एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, बट इस बार मैं इसको केसीएल केवीएल से करके आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करेंगे। ये जैसे मान लीजिए आपके वो क्यूब वाली प्रॉब्लम जो पीछे अपन ने सॉल्व की थी वही है। इसमें मैं एक बैटरी मान लेता हूँ, करीब 12 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी आप मान लो। 1 ओम के रेजिस्टेंस हैं सारे, 1, 2 या स्मॉल आर कोई भी आप मान सकते हैं। ये जैसे हो जाता है 12 प्रतिरोधक हैं, एक घन के रूप में जुड़े हुए हैं, घन के किनारों पे या साइड बाय साइड जुड़े हुए हैं, और डायगोनली इसमें एक बैटरी जुड़ी हुई, विकर्णतः एक बैटरी जुड़ रखी है। अब अपने को इसमें तुल्य प्रतिरोध, धारा वगैरह प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ से मान लेते हैं करंट फ्लो होने वाला है। देखो 3 ब्रांच में अगर मैं I मानूंगा तो इनके लिए क्या कहना पड़ेगा, I/3 I/3 I/3, ठीक है। और उसके बाद में प्रत्येक धारा किस में बटेगी, 2 पार्टीशन में। तो इसका मतलब अगर आप 3I लेके चलोगे तो यहाँ तो I आ जाएगी, आगे जाके क्या हो जाएगा, I/2 हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ यहाँ पे कि भाई 3I की जगह 6I मैं मान लेता हूँ। यहाँ से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 6I। तो 6I के अपन 3 पार्टीशन करने वाला है, तो 3 पार्टीशन में कितना कितना कंट्रीब्यूट हो जाएगा, 2I। एवरी पार्टीशन कंटेंट्स 2I, एंड 2I के बाद में जो स्प्लिट होंगे वो वापस I आ जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे 2I है वापस 2I हो गई, ये वाला 2I, ये देखो सिंगल 2I हो गया, ये वाला 2I, ये I हो गया। अब वापस देखो देखें यहाँ पे इस जंक्शन पे एक I इधर से आया, ठीक है, सिंगल I यहाँ से, और वापस इस जंक्शन पे देखो ये वाला I आ रहा है, ठीक है। तो ये 2I आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वापस क्या हो गया, 2I हो गया, ये हो गया 2I अपने। इसके बाद अपन ने बात करी वापस किसकी, अगले जंक्शन की बात कर लो, इस वाले की बात कर लेते हैं। तो इस वाले में देखो इधर से आया I, इधर से एक और ये वाला I आ जाएगा, ये वाला, तो कितना हो गया 2I। ये भी कितना हो गया, हाँ यहाँ से सीधा सीधा है 2I। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी देखो ये सिंगल I यहाँ से आया और एक सिंगल I यहाँ से आ गया, तो ये भी कितना बन गया 2I, ये हुआ 2I, 2 कितना हो गया 6I वापस हो गया, ये लो भाई 6I वापस हो गया। तो इस तरीके से मैंने सर्किट मैनेज कर लिया। सर्किट मैनेज करने के बाद में अपने इसमें वही काम है, लूप सेलेक्ट करो। लूप सेलेक्ट करते हैं, देखो क्या होता है। लूप जैसे सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से लूप सेलेक्ट किया ऐसे, सिंपल सा दिख रहा है, ये वाला लूप मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो लूप मैंने सेलेक्ट किया उसके अलावा वाला पार्टीशन मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, सपोज दैट। तो इरेज कर दूंगा, तो इतना पार्टीशन मान लो मैंने हटा दिया है। तो केवल मेरे को किस पे विचार करना है, केवल इस पे विचार करना है। देखो मैं लूप एक बार डैश डैश करके बताता हूँ, ये लूप में ले रहा हूँ, देखो
ओनली ये वाला लूप ले रहा हूँ मैं, ये लूप हो गया। ठीक है भाई, ध्यान में आ रहा है। बाकी के पार्टीशन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो केवल इस 1 ओम से इस 1 ओम से इस 1 ओम से इतना ही मेरे को मतलब है। तो मैं कहूँगा KVL से लिए गए लूप में, ये जो आप लूप देख रहे हो इसकी मैंने बात की है, ये पूरा पार्टीशन अपने को क्या करना है, इरेज कर देना है। इसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो अपन केवल बात करेंगे यहाँ से, देखो, और अपन करंट ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखें, KVL से सबसे पहले EMF एक ही पड़ रहा है 12 वोल्ट, तो अपन ने कह दिया 12 वोल्ट का एक EMF इज इक्वल टू देन 6I, यहाँ पे नो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसमें 2I फ्लो हो रहा है, तो अपन कहेंगे 2I इंटू 1, सेम 2I। उसके बाद में वापस इसकी बात करें 1 इंटू I, केवल I। फिर अगला ये 1, इसमें भी कितना आ रहा है, 2I आ रहा है, तो इसमें 2I कर दो। तो इसका मतलब I कितना हुआ भाई, 12 इजिकल्स 5I, देन I इजिकल्स 12/5। अब अपने ये जो 6I करंट है, 6I करंट परिपथ में प्रवाहित धारा, तो अपन कहेंगे 6I कितना है, ये जो परिपथ में हमने धारा मानी है वो I कितना है, 6I, तो वो 6I अपन कह देंगे 6 इंटू 12/5, 5 एम्पियर, ये आ जाएगा। तो I तो अपने आ गया 12/5, और 6I की बात मैं करूं तो 72/5 एम्पियर आ जाता है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब अपन ये कहते हैं पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो V बराबर IR से निकाल लो। ठीक है भाई, अब R इक्वी कह दिया इस पूरे का, तो मैंने कहा R इक्वी इजिकल्स, अब I के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे 6I की बात करें, तो यहाँ पे हमारे 6I कितना है, 72/5 है भाई। ठीक है भाई, R इजिकल्स V/I है, तो R इजिकल्स V/I से कर लो इसको, R इक्वी इजिकल्स V/I, तो V कितना 12/I कितना, I है 6I यानी कितना 72/5, तो 72/5, 12×6 72, तो कितना आया भाई 5/6 ओम। पीछे भी अपने यही आया था, तो आंसर आ जाता है 5/6 ओम इक्वी रेजिस्टेंस आ गया पूरे इस परिपथ का। और अगर ये कहें प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, तो I अपने पास 12/5 है, तो आप बता दो भाई जिन जिन में I है उनमें 12/5 है, जिन जिन में 2I है उनमें 24/5 हो जाएगा। देखो I बराबर 12/5, 2I बराबर 24/5, और जिसमें 3I है उनमें क्या हो जाएगा, बार दिया 36/5 एम्पियर, सब में ही है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा भी बता पाएंगे। तो इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम अपन KVL से सॉल्व कर पाएंगे।